विश्व शांति कुरु योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं कुरु पनी सागरे गरे नि गा मा पनी नि सा यम नियम आसन लाए आत्म अनुशासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा शुद्ध करे मन भावना शुद्ध करे मन भावना ध्यान लगा समाधि में जा सुख दुख परे आनंद को पा ध्यान लगा समाधि में जा सुख दुख परे आनंद को पा ऐसे जीवन की कामना करूं योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत तन मन में ऊर्जा चेतना जागत हठल राजयोग देत सुदृढ़ शरीरा दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा निरोग अंत मन तन को करो योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कुरु चिंता से मुक्ति कार्य में कुशलता उत्साह संग संग चलने की योग्यता आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण योग से होगा वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं ऐसी धरा की कल्पना करो योगमयं विश्वं कुरु 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 Good morning to everyone present here. This is indeed a matter of great pride that Dr. Marunal Tiwari is among us to make us aware about the maintenance of health through Ayurveda. I, on the behalf of all the participants and Global Yoga Alliance, welcome you, ma'am. Over to you, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में रहेंगे कि आयुर्वेद में इस हेल्थ के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए रहेंगे। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हमें हमारे आरोग्य के लिए
हम अपने आरोग्य के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, चलिए आज ही हम वही जानते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अमन जी आप कर सकते हैं? ठीक है मैम, मैं कर देता हूँ। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आरोग्य और उनके आरोग्य के बारे में हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो हमारा पहला सवाल यही रहता है कि आपकी प्रकृति कैसी है या आपका आरोग्य कैसा है। हम ऐसा क्यों पूछते हैं, हम एक दूसरों के आरोग्य प्रति इतना दक्ष क्यों रहते हैं, तो ये आरोग्य जो है वो वही हमारे धर्म, अर्थ और मोक्ष इनके लिए कारण है। इसलिए हम एक दूसरों के प्रकृति और आरोग्य के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर किसी का आरोग्य अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयत्नपूर्वक रहते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व इसी आरोग्य को दिया गया है, क्योंकि अगर आरोग्य है तो ही हम हमारा धर्म कर सकते हैं, हमारे प्रति, हमारे आत्मा के प्रति हमारे जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं, या हमारे घर के प्रति हमारे जो कर्तव्य है और हमारे सोसाइटी के तरफ हमारे जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं। अर्थ, हमारे अर्थ प्राप्ति के लिए भी हमें जो प्रयत्न करना चाहिए वो भी इसी आरोग्य की वजह से रहते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो वो अर्थ प्राप्ति नहीं कर सकता, यानी वो अपने काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। और जो मोक्ष की कामना करते हैं उनके लिए भी आरोग्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से ही हम बहुत सारे हमारे आत्मोन्नति के प्रयत्न करते हैं। तो इस आरोग्य का इतना महत्व हमारे शरीर में रहता है, तो क्यों ना हमें इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रयत्न करें। तो इसके लिए हमें क्या-क्या करना ज़रूरी है वो हम आज ये जान लेते हैं। हमारी दिनचर्या या हमारी ऋतुचर्या, हम किस तरह से अपने आप को सँभालते हैं, हमारे शरीर का संरक्षण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ या मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो इसमें सिर्फ हमारे शरीर में जो एक समस्थिति या फिर हार्मनी बनी रहती है उतना ही कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ में और कुछ चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं, जैसे कि अ, हमारा हमारी आत्मा की प्रसन्नता, हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स जो है उनकी भी प्रसन्नता मायने रखती है, और हमारा जो मन है वो भी प्रसन्न रहना ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य की संकल्पना जो की गई है आयुर्वेद में, इसमें शरीर के साथ आत्मा, मन और इंद्रिय, इन सब का भी विचार किया गया है। यानी ये ऐसा ऐसी व्याख्या है, या इस कदर इस सब लोगों का इसमें अंतर्भावित किया गया है कि जिसमें अगर आप सुखी नहीं हैं, तो अगर आपके पास हेल्थ भी है तो भी आप उसका आनंद उठा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और शरीर और मन इनका संबंध समवाय रूप से है। जैसे कि शारीरिक बीमारी हुए तो आप दुखी होते हैं, और अगर आपका मन दुखी है तो इससे भी आपका शरीर प्रभावित होता है और अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधि आपको हो जाते हैं। तो आयुर्वेदा का बेसिक प्रोपोगेशन, यानी किस लिए आयुर्वेद बताया गया है, तो टू हैव हेल्दीनेस इज द बेसिक मोटो। और आयुर्वेद का अवतरण या फिर आयुर्वेद का
जो विज्ञान है ये सभी किस लिए है, तो ओनली टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। इसके साथ में पशु का भी है और वृक्ष आयुर्वेद भी है। तो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए ये आयुर्वेद बताया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग एक लंबी आयु पाए और आरोग्यपूर्ण रहे। यही इसकी मेन बेसिक मोटो यही है कि आपको एक लंबी और स्वस्थ आयु मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस हेल्थ के लिए जो इसेंशियल्स है, यानी आवश्यक चीज़ें क्या क्या है, तो आपके शरीर अंतर्गत जो दोष है वो या फिर जो आपके बॉडी एलिमेंट्स हैं उनका एक हार्मनी रहना ज़रूरी है। यानी आपके जो शरीर अंतर्गत वात, पित्त और कफ जो दोष है, ये 3 दोष हैं, उनका समस्थिति में रहना और आपके जो धातु हैं वो भी नॉर्मल रहना या प्राकृत रहना ज़रूरी है। इसके बाद में आपका जो अग्नि है, यानी आपको जब भी भूख लगती है और आप खाना खाते हैं तो जो खाना डाइजेस्ट करने का काम जो करता है वो अग्नि है। तो ये अग्नि भी समस्थिति में रहना ज़रूरी है। अगर आपको भूख लगती ही नहीं तो आप खा नहीं पाएंगे और आपके शरीर का पोषण नहीं हो पाएगा। तो इसका भी समस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके जो शरीर धातु है अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका शरीर अच्छा रहेगा। अभी ये धातु किस प्रकार से पोषित होते हैं, तो ये अन्न से ही पोषित होते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर था वो इसी पर था कि आपके आहार से ही आपके शरीर का पोषण होता है। तो इसी आहार को आपको अच्छे से लेना है ताकि आपके जो भी न्यूट्रिशनल नीड है वो फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटा ऑफ बॉडी। आपके जो मल है, मल बहुत सारे हैं, तो उसमें मल मूत्र आप बोलते हैं, स्टूल्स, यूरिन, आपका स्वेद यानी स्वेट, ये भी एक प्रकार के मल हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका समस्थिति में रहना वो भी एक हार्मनी की तरफ आपको ले जाएगा। इसके साथ में आपके संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि रहना भी ज़रूरी है। आप वही प्रयत्न करना चाहिए, अगर कोई दुखी है तो आप उसका दुख दूर करो या कम आउट ऑफ ऑल द अनहैप्पी थिंग्स एंड लीड योर लाइफ इन अ हैप्पी वे। तो इससे आपका क्या रहेगा, आप अगर ये सब मेंटेन कर पाते हैं तो यू विल एंजॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। आपको जीवन में जो भी आपके उद्देश्य रहेंगे वो सफल रहेंगे, आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जीवेत शरदः शतम, यानी आपके आयु में 100 बार शरद ऋतु आए, यानी आपके जीवन काल में आप 100 बरस देखें। तो इसके लिए आप ये जीवन पद्धति हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। और जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आपको लंबी आयु हो और स्वास्थ्यपूर्ण आयु हो। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का अडॉप्शन, यानी व्हाट थिंग्स यू नीड टू अडॉप्ट फॉर सच अ लॉन्ग एंड हेल्दी पीरियड, तो these things are explained in Ayurveda, and whoever adopts all these things, he is definitely going to live for 100 years. So ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो आप 100 साल आराम से जी सकते हैं। आपके जो भी ग्रैंड फादर्स या आप जो पूर्वज हमारे देखते हैं तो ये 90-100 साल तक आराम से जी लेते थे। उनकी एक जीवन पद्धति होती थी और उनका एक खाने का समय रहता था, उठने का समय रहता था और अच्छी तरह से वो नींद ले पाते थे, जिसकी वजह से ये पूरे आयु में उनको कोई भी बीमारी न होते हुए वो आराम से 100 साल की आयु जीते थे। तो अभी इस साल में आप 100 साल की आयु एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयत्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। जब भी कोई बीमारी होती है तो हम सोचते हैं ये बीमारी मुझे क्यों हुई। तो इसका महत्वपूर्ण एक कारण यह है कि जो हमारे शरीरस्थ दोष है या फिर जो धातु है उनकी जो हार्मनी है वो बिगड़ गई है, या फिर वो जो साम्यावस्था रहती है वो बिगड़ जाने से हमारे शरीर में बहुत सारे व्याधि उत्पन्न होते हैं।
और इसके कारण क्या है? तो इसके कारण में जो आप इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, वो एक कारण बन सकता है। आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, वह भी एक कारण है। आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं, रोज़ डेली जो एक्सरसाइज कहा गया है वो आप नहीं कर पाते हैं। आपके मानसिक जो गुण हैं, रज और तम, ये भी अधिक मात्रा में अगर रहे तो आप कोई भी आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो मानसिक तौर पर आपके जो विचार होते हैं वो भी महत्वपूर्ण रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को द्वेष या फिर क्रोध अधिक नहीं करना है। बहुत सारे विकार हैं, मानसिक विकार हैं, जो आपको नहीं करना है। अगर उनको आप कंट्रोल करते हैं तो कोई भी व्याधि हमारे शरीर में नहीं होती है। ये साम्यावस्था लाने के लिए शरीर के साथ मन का भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको क्या-क्या करना ज़रूरी है? दिन भर में आप सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर कोई 7-8 बजे उठ रहा है तो ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। अगर वो आप कर पा रहे हैं तो उसके बाद में आप ब्राह्मी मुहूर्त पर उठने की कोशिश करें, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे हमारे शरीर को मिल जाते हैं। इसके बाद ब्रशिंग, अंजन कर्म यानी आँखों में आप अंजन डालें। नस्य यानी नेज़ल इंस्टिलेशन ऑफ ऑयल ड्रॉप्स, ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में गंडूश बोला गया है। वार्म वाटर से या औषधीय द्रव्यों के काढ़े से भी आप ये कवल या गंडूश कर सकते हैं। इससे गार्गलिंग, वन टाइप ऑफ गार्गलिंग विच हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ ऑल द डिसीजेस ऑफ ओरल कैविटी। आपके मुख के जो भी रोग रहेंगे वो दूर रहेंगे। इसके बाद में क्रम में आता है ऑयल मसाज ऑफ द बॉडी। आप नित्य प्रति अभ्यंग करने की कोशिश करें। अभ्यंग ऑयल मसाज जिससे बहुत सारे फ़ायदे हमारे शरीर को हो जाते हैं। इसके बाद में व्यायाम का क्रम बताया गया है। व्यायाम किस तरह करना है ये मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी। उपटन लगाना ज़रूरी है, जिससे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर पर हैं जो वो निकल जाते हैं। डेली बाथ लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी ऋतु में हम स्नान ना करें, लेकिन ये दैनंदिन क्रिया है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में पूजा और आपका आहार विधि, आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया, और उसके बाद में आप काम कर सकते हैं। तो इतना ये सुबह में जो है वो क्रम रहना ज़रूरी है। अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो आपको शायद ही कोई व्याधि हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। तो सुबह उठने से क्या होगा? तो आपको जो भी शुद्ध वायु है वो आप ग्रहण कर पाएँगे। बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो अच्छी चीज़ें हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वो आप ले पाते हैं। एक प्रकार का आपके ब्रेन को स्टिमुलस भी मिलता है जल्दी उठने से। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जल्दी उठें। इस समय पर आप मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अपने खुद पर कंसंट्रेशन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और आपके जो भी उस डे के प्लान्स हैं वो आप चॉक आउट कर सकते हैं, या आपके रेगुलर ड्यूटीज़ हैं वो भी आपके ध्यान में आ जाते हैं। तो टू स्टार्ट विथ you have to get up early so that you can give time to yourself and you can plan for the whole day. Next slide. इसके बाद में क्रम में आता है ऑयल मसाज, अभ्यंग बोलते हैं हम उसे। इससे हमारे एजिंग प्रोसेस में डिले हो जाता है, जिससे कि हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये ना हो और शरीर की स्थिति अच्छी बने, इसके लिए हमें अभ्यंग करना ज़रूरी है। और इसके साथ में जो शरीर का एक्सर्शन है या फिर स्ट्रेस है वो भी इससे कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगर डेली आप नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो भी करना ज़रूरी है। जब भी आपको छुट्टी रहती है उस समय का उपयोग कीजिए और आप अभ्यंग करते रहिए। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपकी आँखें अच्छी रहेगी,
विजन पावर इंक्रीजेस और इट रिमेन्स इन अ वेरी गुड कंडीशन। आपके शरीर का पोषण अच्छी तरह से हो जाएगा, लंबी आयु मिलेगी, अच्छी तरह नींद लगेगी, आपका स्किन भी अच्छा रहेगा या स्किन हेल्दी रहेगा। स्पेशली वो मसाज कहाँ पे करना है आपको, तो आपके हेड रीजन पर, ईयर्स पर और लेग्स पर। तो ये तीन तीन जगहों पर आपको मसाज अधिक मात्रा में या फिर ज़्यादा ध्यान देके आपको वहाँ पे करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में व्यायाम का क्रम आता है। तो व्यायाम हमें किस तरह करना है, तो डेली आप जो भी आप जॉगिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं या कोई कोई अगर स्विमिंग अडॉप्ट कर लेता है, किसी भी चीज़ का अगर आप एक आपके जीवन में आप अपनाते हैं या फिर आप चेंज करते रहते हैं, ये भी सही है कि एक तरह का ही व्यायाम ना रखें। तो फ्लोर एक्सरसाइजेज है या फिर आप घूमने चले जाते हैं या फिर पहाड़ी चढ़ते हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ रहते हैं वो भी चढ़ते हैं। तो इसमें से कोई भी एक प्रकार का अगर आप व्यायाम करते हैं तो ये इस व्यायाम से क्या रहेगा, दिस बिकॉज ऑफ दिस सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज द बॉडी बिकम्स लाइट। आप बहुत लाइट महसूस करते हैं। कभी कभार बहुत सारे लोगों को शरीर जड़ हुआ है या फिर बहुत हैवी हुआ है, ये सेंसेशन आते रहता है, तो उन लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू वर्क। आपका जो सामर्थ्य है वो बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। साथ ही आप एक्सरसाइज अच्छा करते हैं तो भूख अच्छी लगती है और अच्छा पचन भी हो जाता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी ही है। आप धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाइए। किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करना है इसके बारे में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। जिनको वात के डिसीजेस है या फिर पित्त के बीमारियां हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, शरीर में जलन है, वात की पीड़ा यानी बहुत सारे पेन्स है, जॉइंट्स में भी पेन है या फिर आपके कमर में दर्द है, तो जो वात के अनेक प्रकार के, या फिर आपको कॉन्स्टिपेटेड है तो आप पहले वो ठीक कर लीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बालकों में 10 वर्ष के कम अगर आयु रही तो उनको भी एक्सरसाइज नहीं करना है, और जो बहुत वृद्ध हैं 65 अबाउ आपके शरीर के अनुरूप आपको उसका विचार करके ही आपको एक्सरसाइज करना है। ऐसे समय पर आप सूक्ष्म व्यायाम और योगासन और प्राणायाम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर उम्र के हिसाब से देखेंगे तो आपके बहुत सारे वात के बीमारियां रहते हैं, तो उनको नज़र में रखते हुए आप हल्का सा व्यायाम कर सकते हैं। अगर कोई किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाया हुआ अन्न नहीं पच रहा है, तो उनको भी एक्सरसाइज नहीं करना है। आप छोटे छोटे जो बीमारियां हैं वो ठीक कर लें और उसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज का महत्व इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है, एंड दे स्टार्ट वंस एट वंस वो स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। किसी किसी का वेट ज़्यादा है तो वो लोग जुम्बा या जॉगिंग ऐसे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, एंड विद इन अ फ्यू डेज उनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है या फिर बॉडी एक होता है और फिर वो बाद में कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वंस ऑफ ऑल यू डू नॉट स्टार्ट। और जो भी एक्सरसाइज के नियम है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके खाने में स्निग्ध पदार्थ रहने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि घी है, बटर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी स्निग्ध पदार्थों का अंतर्वाह करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रुक्ष आहार यानी आप अगर ड्राई आइटम्स बहुत सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा, शरीर में ड्राइनेस रहेगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज प्रॉपरली। तो एक्सरसाइज से ऑलरेडी थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाएगी, और साथ ही अगर आप ड्राई आइटम्स खाते हैं तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी।
एक्सरसाइज करते समय आपको अपने शरीर के स्ट्रेंथ का विचार करके ही आपको करना है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत कर पाऊँगा और या कर पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे आपको एक्सरसाइज की मात्रा बढ़ानी है। अभी जब भी आपका स्ट्रेंथ आप सोचते हैं, तो हमें किस तरह जानना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रेंथ है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं और आपको करते हुए एक्सरसाइज करते हुए आपको अगर माथे पर पसीना आ रहा है या फिर आर्मपिट्स में पसीना आ रहा है, तो जान लीजिए कि आपने हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ आपने एक्सरसाइज कर ली। तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्सेस एक्सरसाइज इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो अगेन दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, या फिर आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो आपको अर्धशक्ति व्यायाम कहा गया है, यानी आपके शक्ति के अर्धमात्रा में ही आपको व्यायाम करना ज़रूरी है। किस सीज़न में करना है? जब भी ठंडा मौसम रहता है और वसंत ऋतु में आप ये इस प्रकार का व्यायाम कर सकते हैं। और जब गर्मी रहती है यानी हॉट समर्स रहते हैं और रेनी सीज़न, इसमें आप अल्प मात्रा में ही करें और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना ही नहीं है, अल्प मात्रा में, या फिर अगर आप नहीं करते हैं तो भी चलेगा। सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए और शरीर की मोबिलिटी रखिए, तो इससे इतना काफ़ी है इन सीजन्स में। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको मसाज करना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। एक्सरसाइज करते समय और एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। जैसे आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्यास लग सकती है, आपका मसल मास है वो लॉस होता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ये भी हो सकता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इतनी मात्रा में आपको व्यायाम आवश्यक नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभार ड्राई कफिंग शुरू हो जाती है या वॉमिटिंग, फीवर, ऐसे भी सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये हमको बहुत सारे बार ऐसे सुनने में आता है कि जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो लोग कभी कभार उस जिम पर जो एक्सरसाइज करते हैं थ्रेडमिल पर ही वो कोलैप्स होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज एट वंस। तो ये धीरे धीरे करना जरूरी है। वंस ऑफ ऑल यू कैन नॉट स्टार्ट विथ हेवी एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट स्लाइड। तो आयुर्वेदा ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो हम कभी भी एक्सेस में ना करें। एक्सेस यानी अधिक मात्रा में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी ये एक प्रकार का साहस हो जाता है और इस साहस से हमारे शरीर की हानि हो जाती है। जैसे कि पहला है एक्सरसाइज, व्यायाम अधिक ना करें, वॉकिंग ना करें। बहुत ज़्यादा भी वॉकिंग अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको भी आप एक लिमिटेड वे में करें। रात्रि जागरण, नाइट अवेकनिंग, ये भी आपको नहीं करना है। जब भी ज़रूरत रहती है तब करें और उसके भी कुछ नियम हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है। ज़्यादा भी हंसना शरीर के आपके आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो भी हानिकारक है। तो आपके शरीर के सामर्थ्य के ऊपर अगर कुछ आप करते हैं तो भी वो एक प्रकार का साहस होता है और इस साहस की वजह से अनेक प्रकार के बीमारी हो जाते हैं। तो यू शुड नो योर ओन कैपेसिटी अबाउट हाउ यू कैन वर्क और व्हाट यू कैन एक्सरसाइज। तो इन बहुत सारे साहसों की वजह से ही शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाता है, यानी अपनी आयु जो है वो अल्पायु हो जाती है। तो ये ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें बताई गई है वो एक्सेस में ना करें। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में उपटन और स्नान। उपटन लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे शरीर की त्वचा का जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे, उसका संरक्षण होता है, बॉडी स्ट्रांग होती है एंड यू हैव अ हेल्दी फीलिंग आफ्टर अप्लाइंग इट बिकॉज इट इज़ ऑल made up of Ayurveda herbs, so they are going to give a cooling effect on your body. So this helps to increase your appetite too. So बात आप स्नान जब भी सोचते हैं, स्नान भी एक ऐसा क्रम है तो बहुत सी बार लोग स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्नान स्किप करने की
चीज़ है ही नहीं, तो ये दैनंदिन क्रम है और इसको करना ज़रूरी है। वो भी वक्त पर आप करते हैं तो उसका महत्व आपके जीवन में अधिक रहेगा। तो जब भी स्नान करते हैं तो बहुत गर्म पानी आप अपने सिर के ऊपर मत डालिए। आपके कंधे पर आप जितना गर्म लेते हैं उससे कम गर्म आपके सिर पर से डालना ज़रूरी है। If you are using very hot water on your head, it is going to affect your vision as well as your hair. So you try to avoid doing such thing. Have lukewarm water on your head. जो भी बीमार है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है. In the initial period of 2 to 3 days, you need to avoid bath. Next slide. इसके बाद में हमारे जीवन में और एक महत्वपूर्ण बात आती है पंचकर्मा. तो इस चीज़ को हमें अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचकर्म से बहुत सारे शरीर में जो दोष उत्पन्न होते हैं या फिर दोष रहते हैं वो निकल जाते हैं एंड द बॉडी विल बी फ्री फ्रॉम दोज टॉक्सिन्स. इससे आप एक लंबी आयु जी पाएंगे और आपको अगर कुछ बीमारी होने वाली है तो वो भी इससे नहीं होती है. तो दिस इज़ नेसेसरी ईयरली एटलीस्ट वंस और ट्वाइस यू नीड पंचकर्मा, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें. शरीर के जो शरीर की शक्ति है वो भी इससे बढ़ती है और आपका एजिंग प्रोसेस भी रिटार्ड होता है या फिर प्रिवेंट होता है. तो पंचकर्मा आप साल में आप 1 बार या 2 बार तो आप करवा के लीजिए. आपके नज़दीकी जो भी वैद्य रहेंगे उनको आप मिलिए और इसको आपके जीवन में अपनाने की कोशिश करें. कौन से भी पैथी में इस प्रकार का कर्म नहीं कहा गया है. ये एक प्रकार का शुद्धिकरण है और ये हमारे भारतीय परंपरा रही है, तो इसे हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और हम भी अगर ये चीज़ करते हैं तो यू विल हैव वेरी गुड इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड योर हेल्थ. सो आई सजेस्ट एवरीवन टू अडॉप्ट पंचकर्मा इन योर लाइफ. नेक्स्ट चीज़ हेल्दी चीज़ें क्या क्या है. आपने बहुत सारी जानकारी आहार के बारे में जान ही लिया है. तो जब भी आहार लेते हैं तो प्रीवियस डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और आप हेल्दी फूड का ही सेवन करें. इसके बाद में नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपके नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे कि आपको यूरिनेशन की अर्ज हुई है या फिर डेफिकेशन की या स्टूल पास करने की आपको इच्छा हुई है, तो इसको आपको रोकना नहीं है. जब भी ये आते हैं तो उनको आप समय पर कर देना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, बिकॉज द एक्सक्रीटरी थिंग शुड बी रिमूव्ड और दे शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम योर बॉडी ऑन टाइम. अगर आप उसको डिले करते हैं तो दे आर गोइंग टू गेट रिटेन्ड इन टू योर बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दिस many unwanted things happen in your body and this is going to give rise to new diseases. तो ये चीज़ें आप ना करें. ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा कुछ काम है और मैं उनको रोक के रखी हूँ, नहीं. आपको उसी समय करना है. आपको अगर भूख लगी है तो आपको खाना ज़रूरी है. प्यास लगी है तो उसी वक्त आपको पानी पीना ज़रूरी है. ये अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू मैनी डिसीजेस. ये नेचुरल अर्जेस है, बॉडी की जो मांग रहती है या फिर उसका जो एक डिमांड रहता है वो आपको पूर्ति करना ज़रूरी है. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी देन अगेन इट इज़ गोइंग टू सफ़र. और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है, चाहे वो छोटी हो, आपको उसी वक्त उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है. दे हैव टू बी ट्रीटेड ऑन टाइम, ताकि वो एक बड़ी बीमारी के रूप में आपके सामने ना आए. इसके लिए आपको उसी समय उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करते रहूँगी घर पर या फिर मैं कुछ अपने नुस्खे करके देख लेती हूँ. 1 or 2 days is okay, but if you are prolonging it for a long time, then you are going to suffer. because आप अगर दोष कम रहते हैं तभी आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो तभी उसका इलाज हो जाता है. लेकिन अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करते हुए घर में बहुत दिन तक बैठते हैं तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं.
नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको खुश रहना है तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहला ये है कि आपके जो कर्तव्य हैं उनको आप उनका पालन करना ज़रूरी है। ये कर्तव्य सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं है, तो अपने प्रति भी जो आपके कर्तव्य हैं उनको आप पार करना या उनको करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू you have duties toward yourself, towards your house, towards your society. तो इन सभी के अगर आप ड्यूटी फॉलो अच्छे से करते हैं तो नेचुरली यू विल बी हैप्पी। तो गुड थॉट्स आर कीज टू बी हैप्पी। तो अच्छे विचार आप रखते हैं, किसी का आप बुरा नहीं सोचते हैं, तो ये भी एक प्रकार की चाबी है जिससे आप खुश रह सकते हैं। तो हेल्दी माइंड रखना है, अच्छे विचारों को आप अपनाइए और आपके जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनको बढ़ाने की कोशिश करें। आपके आत्मा के बारे में आप जानने की कोशिश करें। जो भी शास्त्र ज्ञान है उनको लेने की कोशिश करें, चाहे एक हो या दो हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन किसी एक शास्त्र का ज्ञान होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। क्यों? इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप एक शास्त्र को जानने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली यू हैव दैट क्वालिटी ऑफ नोइंग थिंग्स इन डीप, और या आपको बहुत सारा ब्रॉड विजन डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से यू नो हाउ टू अडॉप्ट गुड थिंग्स एंड लिव बैड थिंग्स। तो शास्त्र ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ हम जानते हैं, या ये शास्त्र में हो, संगीत में हो सकता है, या फिर साइंस हो सकता है, या फिर कॉमर्स हो सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ में एक इंक्विजिटी बना के रखिए, शास्त्र का ज्ञान लीजिए। अलग अलग प्रकार के बहुत सारा, अभी तो बहुत बड़ा फील्ड ओपन है, तो यू नीड टू नो ऑल द थिंग्स, ट्राई टू अडॉप्ट और ट्राई टू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज। आपका धैर्य जो है, मन का धैर्य जो है वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सो इवन इन द टाइम ऑफ कोविड यू नीड टू हैव अ गुड मेंटल स्ट्रेंथ। तो अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखते हैं तो योर इम्यूनिटी विल बूस्ट अप एंड you may never have any disease like corona. So even though it is very highly infectious, if you are strong enough inside your body, या आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी व्याधि हो ही नहीं सकता। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप भयभीत हो जाते हैं तो आपके इम्यून सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको किसी भी चीज़ को टैकल करना है या कोई किसी सिचुएशन में आपको अगर उससे बाहर आना है तो यू नीड टू हैव धैर्य, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आपके आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे, अभी हमारा योग का उद्देश्य भी वही है कि हम हमारे आत्मा को जानें। तो ये सभी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप खुश रहते हैं। अगर ये चीज़ें आपके शरीर आपके जीवन में नहीं है, आप आध्यात्मिक की तरफ आपका रुचि है ही नहीं, अगर आपका धैर्य कम पड़ रहा है तो अननोइंगली यू आर गोइंग टू लैंड इन अनहैप्पी मूड। तो ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सारे सिचुएशन से ये बाहर निकाल देता है। चलो, आपका धैर्य बना के रखता है, तो इसलिए आपको जब भी मौका मिले तब जो भी सद्वचन है या फिर जो भी आप संतों का प्रवचन है या फिर जो ग्रंथ है उनको आप अभ्यास करने की कोशिश करें। इसके बाद में सदाचार पालन। सदाचार पालन ये कैसे होता है? सद्वृत्तों का पालन, ये इसके लिए हमें क्या करना है? तो जो भी हम ड्यूटीज तो फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आपके शरीर में आपके जीवन में अपना लीजिए। जो आपके गुरु हैं उनकी आप सेवा करिए। आप मन से, अगर आप कुछ फिजिकली नहीं कर पाते हैं तो आप मनोमन उनकी आप सेवा कीजिए। आपके जो धार्मिक मंत्र हैं उनका पठन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। और जो भी आपके साथ में जो लोग हैं वो अच्छे विचारों वाले रहना बहुत ज़रूरी है। अगर
आप ऐसे लोगों की संगत कर बैठते हैं जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, तो ये आगे चलकर आप पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो ऑलवेज बी इन अ वेरी गुड कंपनी। संगति संग दोषाह बोलते हैं। जिस प्रकार की संगति आप रखते हैं, उनके विचार आपके शरीर पर, आपके पूरे दिमाग पर आपके वो विचार आप इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, और यू नेवर नो यू विल डू द सेम थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग। सो ऑलवेज बी अवे फ्रॉम सच पीपल। आपके जो भी आपको शत्रु लगते हैं, उनसे भी आप दूर रहिए। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जो पाप कर्म कहते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बात करना, टॉकिंग हार्शली, बहुत गुस्से से या फिर कठोर वचन कहना, दूसरों को मारने की कोशिश करना, ये सभी जो पाप कर्म कहे गए हैं, उनसे आपको खुद को बचाना है। कभी भी दो व्यक्तियों में आप अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, तो उनसे भी आप दूर रहिए। अच्छी चीज़ें अपनाइए। दूसरों के वस्तु के प्रति आकर्षण मत रखिए या फिर उनको लेने की कोशिश मत कीजिए। जो भी अच्छे विचार हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें। तो इन सभी पाप कर्म से आपको बचना है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छे कर्मों को अपनाना है तो क्या क्या करना है? तो आपको जो भी पुअर है या फिर जिनका इनकम सोर्स बहुत ही कम है, जो डिसीज्ड है, उनको आप मदद करने की कोशिश करें। जो दुखी है, उनको दुख दूर करने की कोशिश करें। जो आपके इर्द गिर्द या फिर आपके सराउंडिंग में जो भी इंसेक्ट्स या एंड्स हैं, उनको ना मारें या फिर उनको प्रॉपरली ट्रीट करें। आप शक्ति से अधिक, आपका शक्ति अधिक है, ये सोच के अगर आप किसी को मारते रहेंगे, तो दैट इज नॉट गुड। यू शुड नॉट बी किलिंग अदर्स। कभी भी प्रार्थना करते रहिए, और जो भी नीडी पीपल हैं, उनको मदद कीजिए। आपके शक्ति के अनुरूप आप उनका मदद कर सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात कीजिए। थोड़ा आर्ग्यूइंग आप टाल सकते हैं, तो उसको आप टालिए। जो कोई भी आपसे बात करने के लिए आता है, उसको अपने मन से उनसे बात कीजिए, और पूरे हैप्पीनेस के साथ अच्छे शब्दों का उपयोग करके आप करिए। कभी भी ये मत कहिए कि ये मेरा दुश्मन है या मैं उसका दुश्मन हूँ। यू डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस दीज थिंग्स ऑन योर माइंड। नेक्स्ट स्लाइड। दिन भर में आप अच्छी तरह से एक्टिवली काम करें। आप एक जगह पर बैठ के ना रहें। इवन दो इफ योर जॉब इज लाइक आईटी फील्ड, और आप बहुत देर तक एक जगह पर बैठ के रहते हैं, तो बीच बीच में आपको घूमना ज़रूरी है। स्लगिश एक्टिविटीज़ से बचें। आप एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। रात को पेड़ के नीचे या फिर रात में घूमना भी आवश्यक नहीं है, तो आप ना घूमें। जो मंत्र हैं, हमारे जो मंत्र हैं, उनका उच्चारण बार बार होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी तरह के वाइब्स आपके प्रति आते हैं, तो इन मंत्रों का उच्चारण होना, इनका जप करना बहुत आवश्यक है। जो भी सूटेबल स्टोन्स हैं आपके लिए आवश्यक हैं, उनका आप परिधान करो या फिर पहनो। और बॉडी को एक्सेस ऑफ हीट, हॉट सनलाइट में या फिर रेन में, विंड में आप एक्सपोज ना करो। यानी शरीर का एक्सपोजर कम मात्रा में रहे। जितना एक्सपोज होता रहेगा, उतना वो प्रभावित रहेगा। सो ट्राई टू अवॉइड एक्सपोजर टू हॉट सनलाइट एंड रेन। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। इसके बाद में सिर्फ मुझे एक 5 मिनट या फिर 2 या 3 मिनट में आपका ध्यान लेना है। जिस ध्यान को मैं फॉलो करती हूँ, मेडिटेशन को फॉलो करती हूँ, मुझे वो आप सभी को बताना है। सो कुछ ध्यान के बीज मंत्र हैं, उनको मैं आपको आपसे भी वो करवाना चाहूँगी। आत्मा के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, वो भी करना ज़रूरी है। इस ध्यान में हम सिर्फ हमारे आत्मा के बारे में ही सोचेंगे
कि हमारा गुण कैसा है और हम किस प्रकार विचार कर सकते हैं। जब भी ध्यान करते हैं तो आप इन चीज़ों पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। ये संस्कृत में मंत्र है और उसके बाद में मैं आपको उसके अर्थ भी बताऊंगी। ज्ञानानंद स्वरूपोहम। मैं ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हूँ। निर्विकार स्वरूपोहम। मुझ में कोई भी विकार नहीं है। मुझ में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है। चैतन्य स्वरूपोहम। मुझ में अखंड चैतन्य है। शांत स्वरूपोहम। मैं या मेरा स्वभाव शांत है। निर्विकार स्वरूपोहम। मुझ में कोई भी बीमारी, व्याधि नहीं है। निष्कलंक स्वरूपोहम। मुझ में कोई भी प्रकार के कलंक नहीं है। इन सब से रहित हूँ। सहजानंद स्वरूपोहम। मुझ में आनंद है। नित्य स्वरूपोहम। मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। सोहम। मैं ऐसा ही हूँ। विसर्जन। थैंक यू एवरीवन। Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. थैंक यू। एक एजुकेशन के साथ साथ में मेडिटेशन भी हो गया, तो बहुत अच्छा लगा मैम। और जब ऐसे मेडिटेशन होता है तो क्वेश्चन जो माइंड में होते भी है ना, तो वो भी बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। तो फिर भी मेरे पास एक आपसे एक क्वेरी लेनी थी। आपने जब लेक्चर शुरू किया उस टाइम पे आपने वात, कफ और पित्त की बात की थी, तो ये जो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे प्लीज। ये 3 प्रकार के दोष है हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में जो भी प्रक्रिया हो रही है या जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, चलन या फिर एक जगह से जो दूसरी जगह कुछ न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है, या फिर जो हृदय की जो क्रिया है, या हमारे जो विचार है, या फिर मल विसर्जन के जो क्रियाएं हैं, वो सभी वात से नियंत्रित हैं। यानी वात दोष हमारा शरीर का प्रमुख ऐसा दोष है। पित्त दोष जो है वो रिएक्शनरी, आपके पचन में मदद करता है, आपके सेल्यूलर फंक्शंस में वो रिएक्शनरी जो आपके रिएक्शंस रहते हैं उनमें मदद करता है, आपके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और जो कफ है, कफ दोष क्या है, वो आपके शरीर में एसिमिलेशन यानी जो धातु नए धातु जो बनाने हैं या सेल्स हैं उनको बनाने के लिए और शरीर बरकरार रखने के लिए मदद करता है। सो वन थिंग इज डूइंग all the functions or helping the functions, one is actually doing the functions, and one dosha, kapha dosha is helping to maintain your body. जो भी सेल्स आपके
क्षतिपूर्ण या फिर वो डाई हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने की चेष्टा जो है वो इस कफ दोष से होती है। तो ये तीनों दोष एक साथ शरीर में काम करते रहते हैं, जिसकी शरीर की साम्यावस्था बनी रहती है। तो इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। ये भी हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसके बारे में अगर हम जानते हैं तो वी विल ऑल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इन दोषों की साम्यावस्था ही हमारी हेल्थ है। अगर ये बिगड़ जाते हैं तो फिर हमें बीमारियां होती हैं। और ये किन चीज़ों से बिगड़ते हैं? जैसे कि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चलते हैं, या आप भागने लगते हैं बहुत सारा, ये जो भी एक्सेस क्रिया कर रहे हैं उससे आपका वात बिगड़ जाता है। या फिर आप खाने में अगर स्प्राउटेड ले रहे हैं या फिर दाल या ड्राई आइटम्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे भी वात प्रकोप होता है, यानी वो बढ़ जाता है शरीर में। पित्त जो है, पित्त कैसा है, वो शरीर में पचन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके हृदय के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो काम करता ही है। अगर आप रात्रि जागरण करते हैं या फिर आप बहुत हॉट स्पाइसी डाइट लेते हैं तो उससे वो बिगड़ जाता है, उसका प्रकोप हो जाता है। और कफ है, कफ अगर आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हेवी डाइट लेते हैं या फिर ऑयली और ज़्यादा अगर आप हेवी डाइट लेते हैं तो इससे भी कफ बिगड़ जाता है और उसका प्रकोप हो जाता है। और इन सभी कारणों की वजह से एक अफेक्ट हो गया तो दूसरा इफेक्ट होता ही है। तो ये सभी शरीर में साम्यावस्था बने रखते हैं। तो इनको आपको कैसे संभालना है, तो ये आप थोड़ा सा जान ले तो अच्छा है। तो दीज आर वेरी एसेंशियल थिंग्स, वी नेवर नो आपका बीपी बढ़ रहा है या फिर आपको डायबिटीज़ हो रही है, तो इन बढ़े हुए दोषों के कारण ही आपको ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सारा ऐसा ये रहता है शरीर के अंदर कि आप उसको टालते रहते हैं, देखेंगे और थोड़े दिन के बाद हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, या यू आर नॉट रेक्टिफाइंग द थिंग्स ऑन टाइम। सो व्हाट हैपेंस, यू आर जस्ट पुलिंग day by day, and these things get aggravated in the body and they come out in the form of big disease, or you can say a grave disease। या फिर आपको दैनंदिन कुछ मेडिसिन की आवश्यकता हो, ऐसी कुछ व्याधि आपके शरीर में बन जाते हैं। 40 to 50 ये जो दशक है, इसमें बहुत सारे बीमारियां आपको चिपक जाती हैं या लग जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी तक मैं अच्छी थी और मैं अभी कैसे क्या बीमार हो गई, या फिर ये डिसीज मुझे क्यों आया है। तो इसका रीज़न एक यही है कि ये दोष संचित होते रहते हैं आपके शरीर में। Over the years, they gradually build up, and they come out in form of disease. Thank you so much, ma'am. Any other question from any other participant? मैम, अगर कफ बढ़ रहा हो तो उसके लिए क्या कोई मेडिसिन आयुर्वेदा की है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा उतरता रहता है कफ। ओके, उसके लिए आपको अभी कोविड सिचुएशन में आपको ये कहना चाहूँगी कि आप तुलसी और ये दालचीनी, लवंग, मिरी, इनका जो काढ़ा, आप आयुष काढ़ा जो बताया गया है वो आप ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से आप वो अभी ले सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हमको, यानी हॉट समर्स में आपको थोड़ा कम करना है, लेकिन अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है उसके हिसाब से आप उसका सेवन कर सकते हैं। पिपली का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बढ़े हुए कफ को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा रही, खांसी आ रही है, तो आपको एक वैद्य की सलाह लेना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मैम, हम अपने बॉडी की तासीर कैसे जान सकते हैं कि वो ठंडी है कि गर्म है? तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए? ओके, आपको इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस बोलते हैं। आपकी प्रकृति जान लेना ज़रूरी है। बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के लिए आपको एक प्रोफार्मा मिलता है, वो आप भर के या फिर आपके सिम्टम्स किस प्रकार के हैं, आपका बर्थ कौन से मंथ में है,
किस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं सीजन्स को, उसके हिसाब से आपकी प्रकृति निकाली जाती है, या फिर आपके शारीरिक लक्षण देख के भी आपकी प्रकृति आपको समझ में आ जाएगी। या फिर आप बेस्ट वे आप वैद्य को कंसल्ट करें तो वो भी आपको बता देंगे कि आपकी शरीर की प्रकृति कैसी है। क्योंकि मैम जैसे मैं कुछ गरम ज़्यादा लेती हूँ ना, तो मेरे को दाने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार अनवांटेड प्लेसेस पे हो जाते हैं, कई बार फेस पे हो जाते हैं। यस, फॉर दिस थोड़ा सा पित्त का एग्रीवेशन रहा तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। पित्त कैसा है, वो रिएक्शनरी है, और in a very few days it will create big problems. So you need to get treated for this such kind of thing, because already it is aggravated in your body, you are already reacting, so you need to get treated for that reason. नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे कई वार्तालाप करना चाहती हूँ श्लोक के बारे में। क्या आप एक और दोबारा सुनाएंगे श्लोक? कौन सा? जो आपने सुनाया आहार का बाद में सबसे लास्ट में, जो कि आपने मेडिटेशन कराया, तो बहुत ही मतलब उत्तम रहा हमारे। ओके ओके। मैं जैनिज्म फॉलो करती हूँ, तो उसमें जो ध्यान के सूत्र हैं वही मैंने आपको बताए हैं। ये सूत्र में आपको आत्मा को कैसे किस तरह उसके बारे में आपको ध्यान में मेडिटेशन करना है। बहुत सारे बार ऐसा हो जाता है कि हम ध्यान में क्या सोचे, बहुत सारे लोग आपको कामिंग इफेक्ट और पीछे म्यूजिक लगाया हुआ रहता है, ऐसे आपको ध्यान करवाया जाता है, लेकिन ये जो ध्यान है ये बीज मंत्र पर है। किन चीजों के बारे में आपको सोचना है, इसी अनुरूप जो कुछ थोड़े से मंत्र है मैंने उनको आपको बताया है। तो इसमें आप पहला ये है कि निर्विकार स्वरूपोऽहम् निष्कलंक स्वरूपोऽहम् परमानंद स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् निष्कषाय स्वरूपोऽहम् शाश्वत स्वरूपोऽहम् अनंत ज्ञान स्वरूपोऽहम् अनंत गुण स्वरूपोऽहम् अनंत शक्ति स्वरूपोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यही आप ध्यान कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, लास्ट सेशन में आपने आहार के बारे में बताया था कि हम 2 आहार ले सकते हैं दिन में, एक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे। तो अभी इस सेशन में एक लाइन आपने किया था कि जब भूख लगे तभी खा लेना है, उसको मतलब वो रखना नहीं है, भूख नहीं रखनी है, प्यास नहीं रखनी है। तो फिर मैम वो 2 टाइम का खाना और उसमें फिर वो हाँ, इसमें कैसा है, और आहार का और एक विधि ऐसा है कि अगर आप नियमित तौर पर उस टाइम पर खाना खाते हैं तो उसी टाइम पर आपको भूख लगनी शुरू होती है। यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। तो आप एक नियम बना के लेते हैं कि इस टाइम पर खाना है। अगर उस टाइम पर बहुत अच्छी भूख लगती है तो आप पूरे आपकी क्वांटिटी में दोपहर के वक्त जो बताया गया है वो खा सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप थोड़ा अल्पाहार या फिर मिताहार करके आप उठ सकते हैं। तो ऐसे वक्त पर ही करना बहुत जरूरी है। आपको अब 4 बजे भूख लग रही है तो ये गलत है। तो ऐसे वक्त पर आपको
कंट्रोल करना है, आप इसकी बजाय 6 बजे आप कर लो तो एक ही बार का आपका खाना हो जाता है। साथ ही और एक मुझे एक चीज़ बोलना है कि सभी लोगों को कि आपको कभी-कभार लंघन कर लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप दोनों टाइम अच्छे से खा रहे हैं और आप कुछ भी लंघन नहीं कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। तो कभी-कभार वन्स इन अ 15 डेज़ आपको लंघन करना है। ये लंघन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा आप बिना पानी के या बिना आहार के रहें, तो अल्प आहार आप ले सकते हैं। कम क्वांटिटी में आप खाना खाइए, जैसे दाल खिचड़ी खाइए, ऐसा भी आप खाना खा के आप लघुवशन लंघन बोलते हैं, लघु आसन, यानी कम मात्रा में भोजन करके भी आप लंघन कर सकते हैं। ये जो आप उपवास करते हैं बहुत सारे लोग, उपवास करते समय यही अपेक्षित है कि आप एक वक्त पर पूरा खाना खा लें, या तो आप एकासन कर लें या पूर्ण निरंकार उपवास कर लें। अगर आपकी शक्ति है तो आप निरंकार करिए, या अगर आपकी उतनी शक्ति बनी नहीं रहती है तो आप अल्प मात्रा में आहार ले सकते हैं। तो ये जो लंघन करते हैं उससे भी बहुत सारे हमारे शारीरिक दोष हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके लिए बीच-बीच में आपको डाइट स्किप करना ज़रूरी है, ताकि आपको नेक्स्ट डे अच्छी भूख लगे और आपके जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनका भी पचन हो जाता है। हम लंघन का मतलब मैं समझा नहीं। लंघन यानी यू नीड टू अवॉइड फूड एट वन टाइम, यानी उपवास आप बोल सकते हैं। उपवास आपका एक टाइम का। हाँ, उपवास ही एक प्रकार का लंघन है, जिससे आप शरीर में इनपुट नहीं दे रहे, आप कुछ चीजें नहीं ले रहे हैं आपके शरीर के अंतर्गत, उसको ही लंघन कहते हैं। यानी आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। हर बार हर चीज खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप धीमे धीमे, कभी कभार उस सिस्टम को भी रेस्ट देना जरूरी है। जैसे कि आपकी पचन संस्था है, उसको आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो वो दूसरे चीज़ों पर अपना काम कर सकती हैं। जो भी जमा पूंजी है, आपके टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने के लिए वो काम कर सकती है। तो हर बार अगर उसको आप काम देते रहेंगे, चलो ये खाना पचा लो, चलो नेक्स्ट ये पचा लो, तो आप अगर उसको बार बार देते रहेंगे, अध्यशन तो मैंने आपको बोला है कि बार बार खाना ही नहीं है, क्योंकि आप उसको काम पर लगा रहे हैं। तो आप जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी पानी ले रहे हैं, उसका सोच समझ के आप अंदर डालिए। ये शरीर क्या है, दिस इज थिंग, इट इज नॉट एक आप फेंक रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है। उसको आप अगर टाइमली फूड देते हैं तो आप वो अच्छी काम करती है, अनेक वर्षों तक अच्छी रहती है, आपको कुछ परेशानी नहीं होती है। शरीर के बीमारियां बहुत है, लेकिन अगर ना हो तो इसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करना है। आपको खाना अच्छे से खाना है, वक्त पर खाना है, ज़रूरी है उतना ही खाना करना है, या फिर खाना है एक्सेस में ना खाइए। जो अच्छे आइटम्स है या जो अच्छे न्यूट्रिशियस फूड है, हमारे ट्रेडिशन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि गेहूं की खीर है, उपमा है, लापसी है, शेवई की खीर है, या रवे की खीर, हरीरा बोलते हैं आपकी तरफ, और कुछ अच्छे आइटम्स रहेंगे जो ट्रेडिशनल वे में आ रहे हैं, तो उनका सेवन कीजिए। ना कि खुद को पिज़्ज़ा या बर्गर, इसमें आप रुचि अपना बढ़ाइए। आप रुचि इसमें रखिए कि मैं ट्रेडिशनली जो आइटम्स हमारे घर में बनते हैं उनको मैं अपनाऊं। तो ये आपके आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मैम एक्चुअली हमारे यहाँ पे नॉर्मली 3 या 4 टाइम पे खाना हो जाता है। तो कल मैंने, जैसे आपने बताया, तो उसी हिसाब से मैंने सुबह 10 बजे 10:30 बजे खाना खाया। उसके बाद थोड़ा बहुत लिक्विड डाइट लेता रहा उसमें, और शाम को 7 बजे के करीब खाना खाया। लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी कि वो ओवर डाइट हो गया। ओके, थोड़ा सा सुबह का आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लें, 8 से 10 के बीच में कर लें, तो आपको 12-1 बजे तक भूख लग जाएगी। और वो थोड़ी सी कम खानी है, ब्रेकफास्ट थोड़ा कम करना है, खाना अच्छे से खाइए, और डिनर जो है वो थोड़ा सा खाइए। दोपहर में जो आप खाते हैं तो सन ओवरहेड रहता है, तो आपको पचन करने में मदद करता है, अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन शाम में कम होता है, सनरेज कम रहते हैं, जिसकी वजह से
स्लगिश एक्टिविटीज रहती है आपके बॉडी में, तो आप कम खाना खाइए। नाश्ता अगर आपको बहुत 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 अच्छी भूख लग रही है सुबह में, तो आप आहार अच्छे से ले लीजिए, लेकिन दोपहर जो आपका लंच है वो आप कम कर लीजिए। ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप तीनों टाइम बहुत अच्छा खा लीजिए। मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि आप खुद को हैम्पर कीजिए। उस नहीं, तीनों एक्चुअली काफी साल 2 साल ही हो गए, शाम को मैं 6 बजे के करीब खाना खा लेता हूँ, उसके बाद वेरी गुड है। और काफी कम खाता हूँ। तो कल क्या हुआ कि वो पूरा दिन में मतलब पूरा दिन ही बीत गया, 6-7 घंटे कुछ खाया नहीं, तो उसमें फिर भूख ज्यादा लग गई। नहीं, यू नीड टू नो, एक बार आप वो सेट कर देते हैं तो आपको मालूम हो जाता है। धीरे धीरे आपको कैसे उसको रूटीन में लाना है वो आप समझ जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Yeah, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। I really appreciate the sessions conducted by you. Thank you. And sure, we are going to benefit out of it. I have a very small doubt to be cleared. Can I replace having roti for dinner instead of, can I replace it with a khichdi, light khichdi? Yes, you can have dal khichdi is very good for evening, in the evening hours. Yeah. और you can have उपमा also, that is also good. दलिया आप Yeah. ले सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, because again it is made up of wheat. So शाम में जो भी खाएंगे वो लाइट खा लीजिए और जल्दी खा। ओके, तो राइस और खिचड़ी, जैसे कई लोग बोलते हैं नाइट में हम लोग राइस नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट हैज गॉट रॉन्ग इफेक्ट्स ऑन योर सिस्टम, तो ये मिथ है एक्चुअली? हाँ, I mean, जो भी हम खाएं टाइम से खाएं, 7:30 तक या 8 के अंदर खा लें, तो उसका कोई रॉन्ग असर नहीं होगा हमारे पर। यू मीन टू से दैट ना? यस, आप सभी चीजों का आप अपने डाइट में इंक्लूजन कर लीजिए। आई डोंट से दैट यू अवॉइड पर्टिकुलर थिंग्स। आपको जो नहीं खाना है उनके बारे में मैंने बताया है। जो व्हीट है, ज्वार है या फिर राइस, दाल, ये नित्य प्रति खाने के आइटम्स हैं। जैसे, और उसमें फ्रूट्स में भी मैंने आपको बोला है कि पोमोग्रेनेट है, आंवला है, हरड़ा है, ये आपको डेली खाना जरूरी है। आप इसको किस तरह आप अपने जीवन में अपनाते हैं वो आप थोड़ा सा टाइम दे के चॉक आउट कर लीजिए कि ये मुझे खाना ही है। आंवला डेली में थोड़ा सा भी एनी फॉर्म, आप आंवला जूस लीजिए या फिर आंवला का कैंडी रहता है वो खा लीजिए, या आंवला सुपारी रहता है वो खा लीजिए। किसी भी तरह जो खाने की चीजें हैं वो उनको आप खा लीजिए। मैम, सडनली हम लोग अपना टाइम ऑफ ईटिंग चेंज करते हैं, लाइक बीइंग वर्किंग एंड जैसे हम घर पे पहुंचते 7 बज जाए तो 8:30 के बाद वी ईट आवर फूड। सपोज हम लोग एकदम से चेंज करें टू 7 PM और 7:30, डज इट गोइंग टू हैव अ इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ? मतलब इमीडिएट चेंज हो रहा है हमारा फ्रॉम द नॉर्मल, एक शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग अपने रूटीन को, ईटिंग हैबिट्स को, तो वो इफेक्ट करेगा हमारे हेल्थ में और इट्स फाइन। आई मीन स्लोली वी कैन bring that change in ourselves. आप जितना हो सके उतना आप अवॉइड करिए लेट नाइट फूड। इस चीज को अडॉप्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप खाने की कोशिश कीजिए। अगर आप टाइम पर घर में नहीं आ पा रहे हैं तो 6 to 7 के बीच में आप कुछ ऐसे चीजें लेके जाइए जिससे आप में खा लें, या फिर घर आते ही तुरंत खाने की। या ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। Any other question from the participant? मैडम, हाँ बोलिए। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हाँ, क्या इन्हें हमें दूध के साथ ही लेना चाहिए? नहीं, हर एक मेडिसिन का अलग अनुपान रहता है, इसे अनुपान कहते हैं। तो ये मेडिसिन के साथ बदल जाती है। किसी मेडिसिन को आपको गर्म पानी के साथ लेना है, किसी मेडिसिन को आपको दूध के साथ लेना है, तो हर एक के लिए सेम नहीं रहेगा, तो इट चेंजेस। जिसने आपको एडवाइस की है मेडिसिन, आप अगर पूछते हैं तो वो बता देंगे आपको। जैसे आविपत्ति कर चूर्ण हम ले रहे हैं तो हम कभी कभार मिल्क के साथ दे देते हैं। जो हमारे कुछ मेडिसिन रसायन मेडिसिन रहते हैं वो हम दूध के साथ लेते हैं। तो हर एक का अनुपान अलग अलग रहेगा। ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप सभी मेडिसिन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ल्यूकवार्म वाटर Thank you, madam. जाएगा। मैडम, एक हमारे
आर्थर है, हाँ मिस्टर लिम्बाराम, वो आजकल बहुत सारी बीमारियों में जकड़े हुए हैं। और कल शाम को मैं उनको फोन कर रहा था, तो मैंने कहा आप सुबह 7:30 बजे ऑनलाइन आइए। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एम्स से उनका इलाज चल रहा है और वो एलोपैथी ले करके, मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हो गई हैं। यस तो जो हमारे डाउन कंप्लीटली। यस अभी हम सोचा था शायद वो लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन कभी उनको हमें आपको दिखाना हो, ऑनलाइन कंसल्ट करना हो, यस तो यस कब यू हम कैन दिखा कंसल्ट सकते हैं? में मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। जिस किसी को भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहे हेल्थ रिलेटेड या फिर आपका शेड्यूल वाइज आपको कुछ अ, पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो जी आपको अमन जी नंबर दे देंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर मैम, सकते हैं। नो थैंक यू प्रॉब्लम। सो मच, थैंक यू। नमस्कार। मैम आपका सेशन तो इतना अच्छा है, सभी की क्वेरीज आ रही है। तो यस मिस्टर विकास छेत्री, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके, या नाउ ऑडिबल। दिस इज अ वंडरफुल सेशन। आज तो एजुकेशन के साथ में सत्संग भी हो गया, सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और ग्लोबल योग अलियंस की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना थोड़े से समय में इतना कुछ हमें समझा दिया। अपने खाना कैसे करना है, हमने रहना कैसे करना है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे हमने सोचना है, कैसे जिंदगी को जीना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद I अस। thank everyone for attending, and I thank Gopal sir, Aman sir for giving me an opportunity. I thank Global Yoga Alliance for keeping such a wonderful session. And ये जो हमारी पूरा मंथ के लिए जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, I am really thankful to them. We are able to know many people and many aspects that lead our life. थैंक यू सो मच। Thank you. ठीक है सारे पार्टिसिपेंट्स, हम कल फिर मिलते हैं यहीं पे, इसी टाइम पे, इसी मंच पे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स डॉक्टर सतपाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you.